हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 27,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का डिसीजन लिया है। यह निर्णय प्राइमरी स्कूलों में एजुकेशन की खराब हालत और बंद करने के बाद बचे हुए प्राइमरी स्कूलों की हालत को ठीक करने के लिए लिया है। इससे एक सवाल मन में आता है कि क्या केवल स्कूलों की संख्या को कम करके एजुकेशन क्वालिटी को ठीक किया जा सकता है? क्यों स्कूलों को ठीक करने के बजाय उन्हें बंद किया जा रहा है और इससे उन बच्चों का क्या होगा जो इसमें पढ़ते हैं? तो इसके सभी पॉसिबल रीजन के बारे में एक एक करके बात करते हैं। यूपी के वो 5,000 स्कूल हैं जिन पर तालाबंदी का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश के 27,764 प्राथमिक स्कूलों पर ताला लगने जा रहा है। 5,000 स्कूलों पर ताला लग चुका है। जो बच्चे कुछ दूरी चलकर अपने स्कूल पहुंच जाते थे, अब मुमकिन है उन्हें कुछ ज्यादा दूरी तय करनी पड़े। और मेरे हस्बैंड भी भैया नहीं रहते तो हम तो इतनी दूर बच्चों को अपना नहीं भेजेंगे। हम लोग इसी में पढ़ेंगे सर, इतनी फीस नहीं है, हम लोग प्राइवेट में जा पाए सर। 16 जून 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डर पास किया कि ऐसे प्राइमरी स्कूल जिसमें 50 से कम बच्चों की एडमिशन संख्या है उन्हें पास में मौजूद किसी दूसरे प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लगभग एक साल पहले 23 अक्टूबर 2024 को शिक्षा निदेशक ने सभी BSS को निर्देशित किया था कि वे उन स्कूलों को आइडेंटिफाई करें जिसमें 50 से कम बच्चों को एनरोलमेंट है और नवंबर 2024 तक इसकी रिपोर्ट सबमिट करें। जिसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर यूपी के 27,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का डिसीजन लिया गया है। अभी यूपी में लगभग 1,40,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें से 29,000 स्कूलों में 50 या उससे कम छात्र पढ़ते हैं। इन स्कूलों में लगभग 89,000 शिक्षक मौजूद है। पेयरिंग के पहले चरण में लगभग 10,000 ऐसे विद्यालयों को मिलाया जाएगा जिनमें नामांकन 50 से कम है। बाकी स्कूल इस सीजन में काम करते रहेंगे और धीरे धीरे इस पेयरिंग को पूरा किया जाएगा। यदि 50 से कम एनरोलमेंट वाले सभी विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाएगा तो यूपी में 1,11,000 के लगभग विद्यालय बचेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत बच्चों के लिए एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, जिसे पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन के लिए एडमिशन, अटेंडेंस और स्टडी को सुनिश्चित करे। और इसमें केवल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि माता पिता का भी सहयोग किया जाना अनिवार्य है कि वे अपने बच्चों को घर पर नहीं बिठा सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गांव में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए यह रेडियस 3 किलोमीटर है। पहाड़ी या रेगिस्तानी इलाकों में जहां आबादी दूर दूर है, ऐसी जगहों पर 20 स्कूल जाने वाले बच्चों वाला गाँव भी प्राथमिक विद्यालय के लिए एलिजिबल होता है। ऐसे इलाकों में 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोलना संभव न हो तो सरकार को फ्री ट्रांसपोर्ट या हॉस्टल की सुविधा देनी होगी। इसके अलावा स्कूल में जरूरी फैसिलिटीज जैसे पक्की इमारत, प्ले ग्राउंड, लाइब्रेरी, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट और पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करनी हो। अभी के टाइम में यूपी में 8,866 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सिंगल टीचर मौजूद है। सिंगल टीचिंग स्टाफ वाले स्कूल में एक शिक्षक को एक साथ सभी कक्षाओं के सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, जिससे एजुकेशन क्वालिटी गिरती है। सिंगल टीचर का काम केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि हेड टीचर के भी सारे काम जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना और नॉन एकेडमिक ऑब्लिगेशन भी संभालने होते हैं। इस वजह से बच्चों के लिए लैब या कंप्यूटर क्लास जैसे स्पेशलाइज्ड कक्षाएं नहीं हो पाती। बच्चों को टीम वर्क और कंपटीशन का एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। बड़े स्कूलों की तरह अदर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक जैसी चीजें सीखना पॉसिबल नहीं होता है। स्कूलों को मर्ज करने से अगर कोई टीचर एब्सेंट भी होते हैं तो क्लास को कंटिन्यू करने के लिए दूसरे टीचर अवेलेबल रहते हैं। शिक्षा विभाग की साल 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार यूपी के 46 जिलों के 26,000 से भी अधिक प्राइमरी स्कूल्स ने डेवलपमेंट बजट पास होने के बावजूद स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं किया। हर छोटे स्कूल में भवन, किचन, शौचालय आदि बनाने और मेंटेनेंस करने में काफी मुश्किल होता है और जिन स्कूलों में ये सुविधाएं मौजूद भी है उनमें ज्यादातर में कुछ ऐसी हालत में है। यह मेंटेनेंस का खर्च कम स्टूडेंट संख्या वाले स्कूलों में भी चलता है, जिससे प्रति छात्र होने वाला खर्च कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए मर्जिंग के बाद इन स्कूलों को सेंट्रलाइज रूप से स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं बड़े स्कूलों में लागू करना आसान होगा। इसके अलावा स्कूलों की संख्या घटने से ऑडिट और मॉनिटरिंग में समय व मानव संसाधन की बचत होगी और मिड डे मील जैसी योजनाओं को भी सही तरीके से मॉनिटर किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की पोस्टिंग लास्ट टाइम साल 2018 में हुई थी और साल 2024 में डीएलएड में लगभग 1,90,000 नए अभ्यर्थी आए हैं। इस मर्जिंग से नए प्रशिक्षकों की पोस्टिंग खाली जगहों पर की जा सकेगी। प्राइमरी स्कूलों की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि यहाँ पैसे खर्च होने के बावजूद ये कई चीजों में पिछड़ते जा रहे हैं। साल 2023-24 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुल बजट
बजट 37,453 करोड़ रुपए था। शिक्षा मंत्रालय के UDISC प्लस के साल 2021-22 के डेटा के अनुसार भारत में कक्षा 1 से 8 तक कुल विद्यार्थियों की संख्या लगभग 17.4 करोड़ है। इस तरह हर छात्र के ऊपर 21,530 रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा मिड डे मील के लिए 1356 रुपए पर ईयर और यूनिफॉर्म प्लस टेक्स्ट बुक जैसी चीजों के लिए 850 रुपए अलग से दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर 23,736 रुपए गवर्नमेंट को हर साल हर छात्र के ऊपर खर्च करने पड़ते हैं और ये नंबर इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी प्राइमरी स्कूलों की हालत बहुत ही खराब है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ने की क्षमता 61 से 88% बच्चों में देखी गई है। मतलब 100 में से 61 से 88 बच्चे ठीक से पढ़ पा रहे थे, जबकि सरकारी स्कूलों में यह आंकड़ा सिर्फ 27 से 61% के बीच था। यानी 100 में से सिर्फ 27 से 61 बच्चे ही अच्छी तरह पढ़ पा रहे थे। यूपी में 8,866 स्कूल ऐसे हैं जहां एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 970 स्कूल ऐसे हैं जिसमें कोई टीचर नहीं है और 1329 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जिसमें 15 से कम छात्रों का नामांकन हुआ है। जीरो टीचिंग स्टाफ वाले स्कूल में टीचर्स की सैलरी को छोड़कर हर स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड डे मील, मेंटेनेंस और अन्य खर्चों पर एवरेज लगभग 8 लाख रुपए ईयरली का खर्च आता है। इन स्कूलों में इतना खर्च होने के बावजूद एजुकेशनल एक्टिविटीज रुक सी गई है। इसे कैलकुलेट करें तो हर साल 893 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट अंडर यूटिलाइजेशन में खर्च हो जाता है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए टीचिंग स्टाफ, पर्याप्त क्लासरूम, बिजली, पानी, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी 100% प्राइमरी स्कूल में ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। UDISC प्लस के साल 2019-20 के डेटा के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में फंक्शनल बिजली की अवेलेबिलिटी 98% से अधिक है, जबकि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में यह लगभग 85% तक ही सीमित है। प्राइवेट स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी लगभग 70 से 75% है, जबकि केवल 45% प्राइमरी स्कूलों में यह सुविधा मौजूद है। 100% प्राइवेट स्कूलों में ब्रेंच की सुविधा मौजूद है, जबकि 5% यानी लगभग 14,000 प्राइमरी स्कूल में 2024 तक ये सुविधा नहीं थी। 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन को स्टार्ट किया। बाद में 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इस योजना को उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 में भी लागू करने का आदेश दिया। मिड डे मील पर प्राइमरी छात्र के लिए प्रतिदिन 5 रुपए 45 पैसे और उच्च प्राथमिक छात्रों के लिए 8 रुपए 17 पैसे प्रतिदिन खर्च होता है। साल 2022-23 में मिड डे मील के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 10,233 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों द्वारा 6,077 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस मिड डे मील स्कीम के तहत हर दिन एक मेनू तय किया गया है, जिसके अनुसार प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के स्टूडेंट के लिए 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन को पूरा करने के लिए दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल, दूध और अंडे दिए जाने चाहिए। ये योजना इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों के घर में पेट भर खाना नहीं बनता है, उनके लिए मिड डे मील ही दिन भर का खाना होता है। इस वजह से जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं वो खाना खाने के लिए स्कूल आते हैं। अब रोज खाने का एक स्टैंडर्ड तो बना दिया गया है, लेकिन आज भी सभी बच्चों को मिड डे मील के तहत तय किए गए मेनू के स्टैंडर्ड के अनुसार खाना नहीं मिलता है और कुछ बच्चों के लिए तो स्थिति काफी ज्यादा खराब है। 21 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के हिनौता गांव के शियोर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मेनू के हिसाब से खिचड़ी देने के बजाय केवल चावल और नमक परोसा गया। इसके अगले दिन 22 अगस्त को उन्हें दाल और रोटी की जगह रोटी और नमक दिया गया। We're getting you shocking visuals now from a school in Uttar Pradesh where rotis were served to kids with salt under the government's midday meal scheme. This incident took place in Uttar Pradesh's Mirzapur, where children can be seen eating plain rotis with just salt. ये पहली बार नहीं हुआ था, इसके पहले भी सब स्टैंडर्ड खाना बच्चों को खिलाया जा रहा था, लेकिन ये चीज तब सामने आई जब वहाँ के लोगों ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसी तरह यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों में मिड डे मील में सांप, कीड़ा, मिट्टी, कंकड़, पत्थर मिलने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ग्राम स्तर पर स्कूल में ये सुविधाएं पहुंचाना आज भी उतना ही मुश्किल काम है जितना कि पहले हुआ करता था। साल 1980 के दशक में करंट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर केंद्र 1 रुपया किसी डेवलपमेंट के लिए भेजती है तो एक्चुअल बेनिफिशियरी तक पहुंचते पहुंचते वह 15 पैसे ही रह जाता है। पानी जैसे दाल और सब्जी का परोसा जाना इस बात को कंफर्म करता है कि आज भी यह करप्शन गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर मौजूद है। हालांकि बच्चों को स्टैंडर्ड के अनुसार खाना मिले, इसके लिए समय समय पर मॉनिटरिंग टीम द्वारा फील्ड विजिट की जाती है, जिसमें अनाज का स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी का ऑडिट किया जाता है। लेकिन एडवांस फूड सेफ्टी और ट्रेनिंग सिर्फ 30 से 50% स्कूलों में ही नियमित रूप से हो पाती है। गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे इस मर्जर का सबसे बड़ा नुकसान ड्रॉप आउट के रूप में देखने को मिलेगा। स्पेशली लड़कियों के लिए ड्रॉप आउट का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अक्टूबर 2014 में छपी टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक जब घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर
किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है तो ज्यादातर बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। और यह देखा गया है कि 1 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्कूलों में रेगुलर अटेंडेंस लगभग 0 हो गया और 4 किलोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पर सभी स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया और इन स्कूलों में 100% ड्रॉप आउट हो गया, मतलब सभी बच्चों ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। राजस्थान में भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने PUCL जयपुर के इंटर्न के साथ मिलकर राजस्थान में मर्ज किए गए 71 स्कूलों के 9,399 बच्चों के ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च के दौरान कुल 14 विद्यालय ऐसे मिले जहां 90 से 100% बच्चे कक्षाएं छोड़ चुके थे। 4 स्कूलों में लगभग 90% और 2 स्कूलों में लगभग 50% ही बच्चे उपस्थित थे, जो स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि घर से स्कूल की दूरी कितना मायने रखती है। एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा स्कूल मर्जर में करीब 10 लाख छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। हालांकि राइट टू एजुकेशन के तहत ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के लिए आने जाने की व्यवस्था करे ताकि स्कूल दूर होने पर भी उनकी एजुकेशन में कोई दिक्कत न आए, लेकिन फिर भी ये दूरी एजुकेशन पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। और इस ड्रॉप आउट के लिए केवल डिस्टेंस ही नहीं बल्कि और भी चीजें मैटर करती है। आज भी हमारे देश में जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है और ये भारत के उन ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा है जो पिछड़े हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 5 ऐसे स्कूल जो मुस्लिम एवं दलित मेजोरिटी वाले क्षेत्रों में थे, उन्हें 4 किलोमीटर से ज्यादा दूर हिंदू मेजोरिटी वाले इलाकों में मर्ज कर दिया गया, जिससे इन 5 स्कूलों में पढ़ने वाले सभी लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। दलित बस्तियों में चल रहे स्कूलों को ऊंची जाति वाले गाँवों में मर्ज कर दिया गया, जिससे दलित कम्युनिटी के बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो गया। इसके अलावा मर्जर के बाद नए स्कूल में सीटें कम पड़ी तो कई स्कूलों ने कक्षाएं 2 पालियों में चलानी शुरू कर दी, जिससे अभिभावकों का ये कहना है कि दूसरी पाली में क्लास चलने से बच्चे स्कूल से थके हुए घर आते हैं, इसलिए सिक्योरिटी और दूरी के कारण उन्हें पढ़ाने की बजाय घर पर ही रखने का डिसीजन लिया। यूपी के पहले भी अलग अलग स्टेट्स यानी राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा मर्जिंग किया जा चुका है। साल 2016-17 में झारखंड में 4,380 विद्यालयों का मर्जर किया गया, इससे लगभग 400 करोड़ की बचत हुई। छत्तीसगढ़ ने नो स्कूल विदाउट टीचर की पॉलिसी के आधार पर 10,463 विद्यालयों को रीजनलाइज कर PTR को राष्ट्रीय औसत से बेहतर बनाया। गवर्नमेंट के इस स्टेप को अपोजिशन पार्टीज और टीचर्स यूनियन ने इसे शिक्षा विरोध और जन विरोधी बताते हुए धरना प्रदर्शन और विरोध करना शुरू कर दिया है कि अगर नीति वापस नहीं ली गई तो हड़ताल होगी। हालांकि मर्जर के खिलाफ फाइल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 जून 2025 के निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया कि यह पेयरिंग राइट टू एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार है, लेकिन ऐसा करने के साथ ही गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल की सुविधा देनी होगी, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। हमें ये भी देखना है कि जो पैसे सरकार खर्च करती है वो आते हैं हमारे टैक्स के पैसों से। अगर उन पैसों से किसी स्कूल में 10 टीचर मिलकर केवल 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये हमारे रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन है। चाहे गवर्नमेंट हो या विपक्ष, एंड में हम सभी यही चाहते हैं कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। इसके लिए सभी के अपने अपने पॉइंट्स हो सकते हैं। प्राइमरी स्कूल भारत के हर हिस्से तक फ्री एजुकेशन कंफर्म तो करते हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी की वजह से ये अपने कंपटीशन से काफी ज्यादा पीछे हैं। प्राइवेट स्कूलों में जहां अभी के टाइम के हिसाब से AI, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसी चीजों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो प्राइमरी स्कूल में अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से ही पढ़ाया जा रहा है। अगर हम फ्री के नाम पर बच्चों को ऐसा एजुकेशन दे रहे हैं तो भी वो उनके किसी काम का नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ मॉडल स्कूलों की क्वालिटी ठीक हुई है, लेकिन अभी इसे सभी स्कूलों में किया जाना बाकी है। एक बच्चे के लिए स्कूल खोलना शिक्षा के अधिकार की भावना को दिखाता है, लेकिन जब हर साल ऐसे हजारों प्राइमरी स्कूल अंडर एनरोल्ड रह जाते हैं तो न सिर्फ सैकड़ों करोड़ रुपए बल्कि टीचिंग टैलेंट का भी वेस्टेज होता है। इसलिए प्राइमरी स्कूल की मर्जिंग और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से यह बैलेंस बनाया जा सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ये रही अगली वीडियो, लेकिन यहाँ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।